Okay. Now we have to start with question number 9 today. We started off with directed numbers, okay? So we are going to look at some other examples as well for directed numbers. So these are very basic questions because these are the arithmetic part and the algebra part. So if you see the question in front of you, it says Abel's account is overdrawn by $75. How much must he put in his account for it to be $160 in credit? ठीक है, so the idea is that you want overdrawn by 75 का मतलब है कि उसके अकाउंट में -$75 है. Do you understand this? Overdrawn by $75 का मतलब है the account has been overdrawn by $75, यानी कि ज्यादा पैसे कट गए. Now -$75 है, इसका मतलब first she will have to pay the bank $75. You want they how much money does he need to put in into his account so that उसकी बैंक स्टेटमेंट $160 शो करेगी. So any suggestions? Right now the current balance is -$75. Okay. Abel must add some amount, let that amount be $X, so that at the end उसके अकाउंट में $160 शो हो जाए. So overdrawn by 75, you are going to take it -$75. So this is one of the example of directed numbers. Directed numbers में हमने ये बात की थी कि the sign will mean something. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो टेम्परेचर वाला किया था, याद है सुलेमान? ठीक है. So x is going to come out as सर वापसी समझा दें, वो समझ नहीं आया, फिर से समझा दें. डायरेक्टेड नंबर्स में हमने ये देखा था कि अगर आपको ये टाइम टेबल दिया हुआ है, टेम्परेचर टेबल दिया हुआ है फॉर मंडे डे टाइम, जी मंडे नाइट टाइम, ट्यूसडे डे टाइम, ट्यूसडे नाइट टाइम, ये टेम्परेचर्स हो रहे थे. सो डे टाइम टेम्परेचर और नाइट टाइम टेम्परेचर, हाउ मच डिड द टेम्परेचर चेंज बिटवीन ईच रीडिंग. तो हमने निकाला था हर रीडिंग में कितना टेम्परेचर चेंज होगा. सो इट्स द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू. सो -2 -7 वॉज -9. यानी कि मंडे के दिन अगर डे टाइम में 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और मंडे की नाइट को अगर -2 हुआ है, तो आप कहोगे द टेम्परेचर हैज ड्रॉप बाय -9 डिग्री सेंटीग्रेड. सही है. तो डिफरेंस -9 आ रहा है और ये माइनस साइन का मतलब है कि द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बाय -9. फिर मंडे नाइट्स में और ट्यूसडे डे टाइम में द टेम्परेचर डिफरेंस इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. -2 से 3 हो गया. सही है. सो 3 माइनस -2 इज +5. इसी तरीके से -5 -3 इज -8. ट्यूसडे डे टाइम और ट्यूसडे नाइट टाइम में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था वो -8 है. मैंने ये बताया था कि माइनस का मतलब यहाँ पे है that the temperature, माइनस की साइन एक डायरेक्शन बता रही है कि either the temperature has gone down और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है the temperature has gone up. So नेगेटिव डिफरेंस है, इसका मतलब है the temperature has gone down. नाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है ना. So that was the case. फिर पार्ट बी में the question says the daytime temperature on Wednesday was 4 डिग्री सेंटीग्रेड warmer than the Tuesday night temperature. सो अगर ट्यूसडे नाइट को -5 डिग्री सेंटीग्रेड है और कह रहा है कि वेंसडे को दिन में द टेम्परेचर इज 4 डिग्री वार्मर. वार्मर का मतलब है कि ज्यादा टेम्परेचर होगा. सो यू आर गोइंग टू ऐड +4 टू दिस -5 वाली वैल्यू. ठीक है. सो दैट द डिफरेंस कम्स आउट टू बी +4. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड -5 में +4 यू आर गोइंग टू गेट -1. सो वेंसडे को डे टाइम टेम्परेचर क्या हो रहा था? -1 डिग्री सेंटीग्रेड. सही है. Is this question clear now? यस. Moving on, we today in today's class we started off with this question. Abel's bank account was overdrawn by $75. How much did he put in his account it to be $160? So idea is very simple. अगर माइन overdrawn हुआ है इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में -$75 है. -$75 का मतलब है कि उसके अकाउंट में पैसे जीरो हैं और वो कर्जे में है. -$75 एक्स्ट्रा निकाल लिया. नाउ व्हाट शुड बी द अमाउंट एडेड. वो कितने अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डाले सो दैट हिज
amount in the bank comes out to be $160. So you made an equation, you're going to solve this. What is the value of x coming out now? What is 160 plus 75? 235. $235. So वो अपने अकाउंट में जब $235 डालेगा तो $75 कट जाएंगे और फिर उसके अकाउंट में $160 शो हो जाएंगे. Okay, simple questions. Now guys, the next thing is the discussion on fractions. There's a typo over here. Please write 17/6. Write 17/6 as a mixed number. Do you know what are mixed number and what are improper fraction and what are proper fraction? Proper fraction होता था जिसका numerator is less than the denominator. For example, 4/7. This is a proper fraction. क्यों? Because the numerator is less than the denominator. However, 7/4 is going to be the improper fraction. Why is it an improper fraction? Because the numerator is greater than the denominator. And then there is another number we call a mixed number. Mixed number, for example, if I want to convert 7/4 into mixed number का मतलब है it is going to have some whole value and the fractional value. So 7/4 को mixed number में कैसे करोगे? You're going to divide 7 by 4. You're going to get 4 times 1 is 4 and 3 remainder. So 1 whole 3/4 is the mixed number. ये example clear हो रही है? So can you guys give me the answer to the part A? I want you to convert 17/6 as a mixed number. Write 17/6 as a mixed number. So divide 17 by 6 without the calculator, obviously, and convert it into a mixed number. I know थोड़ा सा basic है, अगर boring लग भी रहा है, so just bear with me. हम लोग we are going to pass through this chapter eventually. 17/6 को as a mixed number में convert करो without the calculator, okay? You're going to divide 17 by 6. What is the answer coming out? 2 whole 5/6. 2 whole 5/6. नवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम? मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट? सर सेम आ रहा है. ठीक है. अब अगर आपके पास मिक्स नंबर दिया हुआ हो तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. सो व्हाट इज 3 whole 4/5 गोना बी इक्वल टू इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Sir, how are we gonna find out that this out? मतलब हम कैसे ये बता सकते हैं 3 whole 4/5 improper fraction कैसे लिखेंगे इसको? अच्छा, 3 whole 4/5 is a mixed number. ठीक है. In this जी. question, part A, we went from an improper fraction to a mixed number. तो हमने divide किया था. Now, if we have a mixed number and we want to convert it into an improper fraction, this is 3 whole 4/5, meaning 3 complete whole and 4/5. So what you are going to do is you are going to multiply 5 by 3. This is going to give you 15 plus 4. Okay, so this will give you the numerator 19 and denominator 5 रहेगा. This is how you convert a mixed number into a improper fraction. So अगर 19/5 को मैं जब divide करूँगा 5 से, so it is going to give me 5 times 3 is 15. आंसर आ जाएगा 4. ठीक है. So 3 whole 4/5 यही बात है. Now in this part we were asked to convert a mixed number into an improper fraction, so you are going to multiply 3 by 5, 15 plus 4, 19. So 19 is going to be your numerator and 5 जो denominator था वो denominator ही रहेगा. सही है? Is this clear? जी. Okay. Guys, I have uploaded this workbook Google Classroom पे. ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये देख लेना. अच्छा जी. Coming now to question number 11. Work out 1/8 of 56, obviously without the calculator. Now please remember, in maths, off would means multiply. I want to figure out 1/8 of 56.
यानी कि अगर मैं 56 को के 8 पार्ट्स करूंगा, उसमें से 1 पार्ट कितना होगा, कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सो यू आर जस्ट गोइंग टू तो मल्टीप्लाई 1 8 बाई 56। मतलब 56 को 8 से डिवाइड कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल, मतलब यही होता है, मतलब बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस नाउ। 1/8 ओके। ऑफ 56 वुड मीन 1/8 टाइम्स 56, एंड उसका मतलब क्या होगा कि 56, अगर कोई चीज 56 यूनिट्स हैं आपके पास, किसी भी, लेट्स से आपके पास 56 सेल फोन्स हैं, ठीक है, यू डू योर वर्क बिजनेस ऑफ सेल फोन, और आपके पास 56 सेल फोन्स हैं। इफ आई आस्क यू कि यार इसके 1/8 जो है ना वो खराब हैं, सो कितने खराब हैं? 1/8 of 56 are bad cell phones। तो तुम कैलकुलेट करोगे, अच्छा 1/8 of 56 का मतलब है 1/8 of 56, out of 56 there are 7 cell phones that are in a very bad condition। Make sense? सही है? जी। अच्छा, फिर वर्क आउट 5/8 of 56। Okay, so 5/8 of 56 would mean, let's say we take the example of cell phone again। 5/8 of 56 का मतलब है कि 56 cell phone में से let's say 5/8 is a fraction that represents के good condition, ठीक है? तो what is 5/8 of 56? So you are going to multiply this fraction by 56। This is going to be 8 times 1, 8 times 7, and 35, right? 5 times 7 is 35, so you get 75 cell phones। Okay, so off का मतलब है multiply, you are just going to multiply this, और जहां पे simplification possible आप पहले simplify कर दोगे। सही है? Now the next example is convert the decimal 0.245 to a fraction in its lowest term। आप अपने पेपर में देखोगे कि they mostly use this word fraction in its lowest term। This means कि जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, I will have to simplify this as much as possible। So Nawal, can you help me do this? 0.245 को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? 0.245 को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? Any suggestions? क्या करते थे? सर हम पहले पॉइंट्स हटाएंगे, मतलब Yes, जो डेसिमल पॉइंट है वो हटेगा तो क्या हो और जाएगा? जो 1000 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 245 over 1000। 1000। Now you are going to simplify this as much as possible। So maximum number से करो, try to do it with 5। Would you agree that 5 times 200 is going to give you 1000, and 5 times 4 is 20, 5 times 9 is 45? Now can you divide 49 over 200 in further form? Is it possible? Check karo। 49 is not divisible by 2, neither is divisible by 3, ठीक है? 200 is not divisible, it's divisible by 2, but numerator and denominator should have a common factor। So the highest common सर factor, आपने 5 के टेबल से काटा है ये? जी हाँ 5 के टेबल से। So the ठीक है। only answer is coming out is 49 over 200, that's it। I cannot simplify this further। So 0.245 is equivalent to 49 over 200। Now I'm pretty sure that you know how to convert a fraction to a decimal value, ठीक है? So अगर मुझे 13 over 25 को decimal value में convert करना है, what I'm going to do is I'm going to write numerator inside, ठीक है? 25 is going to come outside। Then what am I supposed to do? I'm going to place a point and a 0 because 13 was smaller than 25। So now the number becomes 130। So 25 times what is 25 times 5 is 125। सही है? So I'm going to be left with 5। फिर मैं 0 लिखूंगा, 25 times 2 is 30। Sorry, 25 times 2 is 50। So this decimal के बाद जो numbers हैं 52, this answer means 0.52।
ठीक है, so 13/25 in decimal is going to be 0.52. Whenever the numerator is less than the denominator, please keep this thing in mind that the decimal value is going to be 0 point something, क्योंकि one complete whole भी नहीं हुआ. Are you getting this? If the numerator value is less than the denominator, then you're going to get a value that is 0 point something. 0 तो होगा क्योंकि one complete whole भी नहीं हुआ. Now can you do this for me, part B and part C? Easy है, जल्दी कर लो. सर पार्ट भी तो 0.636 आ रहा है, मतलब के वो मतलब पूरा 0 आंसर आ ही नहीं रहा. हाँ, रिकरिंग नंबर है Negative ना, रिकरिंग नंबर है. जी. तो 7/11 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट, आपके पास ये आंसर आ रहा होगा. लेट मी राइट इट ओवर. 0.636363 और ये चलता रहेगा. सो अब मतलब मैंने तो सिर्फ 3 दफा ही किया है ये. हाँ, तो you should realize, आप है ना इन दो नंबर्स के ऊपर डॉट लगा दोगे जस्ट टू शो दैट दिस इज अ रिकरिंग नंबर. इसका पैटर्न रिपीट होता रहेगा. सही है. तो 63636363 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो 6 and 3 digits are recurring digits. Okay, convert 0.6 to a fraction using 1/3. How can I convert 0.6 to a fraction? 0.6, okay, is basically, अच्छा, there's a dot over here, okay. 0.6 के ऊपर डॉट है, प्लीज अपने पास लिख लें. So 0.6 is would mean 2 times 0.3. Would you agree with this? And 0.3 डॉट का मतलब है 1/3. Okay, 0.3 डॉट का मतलब है 1/3, बिकॉज 1/3 क्या होता है 0.333333. सो 0.3 डॉट यानी कि रिकरिंग का मतलब है 1/3. So the answer is going to be 2/3. That's the fractional value of 0.6. Acha, the next thing that we are going to learn is to convert into percentage. So if you are ever asked to convert a fraction into percentage, you're just going to need to multiply it by 100. Okay, so if I want to express 3/8 as a percentage, what I'm going to do is I'm going to take 3/8 and I'm सर going to 2/3 कैसे है ये? 2 मल्टीप्लाई 1/3 था सही. 0.3 जो डॉट है ना वो 1/3 है. तो 2 times 1/3 ठीक. is 2/3. मैं आपसे ये कह रहा था कि if I want to convert a fractional value into percentage, you need to remember that you need to multiply the fractional value by 100. Okay, so 3/8 multiplied by 100 जो भी होता है. Now अब आपकी मर्जी है. अब if you want to simplify 8 and 100 पहले by using a highest common factor आप कर सकते हो, फिर आप डिवाइड करोगे, ठीक है. या फिर आप ये कर सकते हो कि यू कैन कन्वर्ट 3/8 इनटू अ डेसिमल वैल्यू. मैं ये सारी स्ट्रेटजीज इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू वोंट बी अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर. सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट 3/8 इनटू अ परसेंटेज, दिस इज सेम एज सेइंग 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100. अब मुझे ये बता दो कि 3/8 डेसिमल वैल्यू कितनी होती है. थ्री ओवर एट डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? If I ask you to convert 3/8 into a decimal value, निकाल रहा हूँ सर. okay, 0.37. आगे. It's not exactly 0.37. It's 7 के बाद भी एक digit है. 0.375. Yes. So 3/5 is basically 0.375. And if you multiply it by 100, would you agree that आपको दो jumps आगे लेनी पड़ेंगी? So this is Okay. going to be 37.5%. So 3/8 in terms of percentage is just going to be 37.5%. सही है सुलेमान? Okay. जी. अब
सेकंड पार्ट में यू उल्टा करना है। सेकंड पार्ट में यू हैव बीन गिवन अ परसेंटेज, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 65% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय, उसमें यू वर मल्टीप्लाइंग बाय द फ्रैक्शन बाय 100, इसमें यू आर गोइंग टू डिवाइड द परसेंटेज बाय 100। ओके, 65% का मतलब होगा 65/100, ये इसका फ्रैक्शन है। अब अगर उसको लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है तो यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर। 5 के टेबल से ही करोगे ऑब्वियसली। 5 times 13 is 65, 5 times 20 is 100, so the simplified fraction। सर डिवाइड डायरेक्ट मतलब डिवाइड के तरीके से नहीं कर सकते 100 को इसका से डिवाइड करें तो? 100 को किससे? हमें डेसिमल में वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए नहीं, वैल्यू। फ्रैक्शन में चाहिए। अच्छा सर। हाँ, डेसिमल में चाहिए होती तो बात ही खत्म हो जाती ना, वो तो 0.65 हो जाता है। सही है? आर यू गाइस क्लियर? Yes. Okay. Now the another common question that you come across in paper 1 is regarding the ordering of the values. तो हो सकता है यूनिट्स डिफरेंट होंगे, बट आपको कहा जाए कि put these masses in order starting with the smallest first, या ये कह सकते हैं कि ascending order या descending order में करो। सही है? If I want to compare these quantities कि सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, one thing that I need to make sure is that all the numbers must have the same units। अब कहीं पे किलोग्राम है, कहीं पे ग्राम है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबको यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स या केजी में सबको कन्वर्ट कर लो। दिस इज गोइंग टू बी योर चॉइस। सो इफ आई कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू केजी, so this is going to remain 1.2 kg। 1500 grams into kgs will be 1 kg has how many grams? 1000. 1000, so 1500 gram will have how many kgs? 1.5। आप इसको डिवाइड बाय 1000 करते हो, ठीक है? तो 175 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोना गिव यू 0.175 kg। ये 2 kg है और ये 0.8 kg है, ठीक है? नाउ वंस द यूनिट्स आर कंसिस्टेंट, you are going to check which quantity was the smallest। So you can clearly see that the smallest quantity is 0.75 0.175 0.175. kg, ठीक है? अच्छा, but whenever you are writing as your final answer, 0.175 kg was not, this number was not used in the question। So if the question is about to arrange, you're going to arrange it with the units and number that was mentioned in the question। तो अब मुझे ये पता चल गया कि सबसे छोटी क्वांटिटी जो है ना, so I'm going to write the answer over here। Answer is going to be in red। So this is the smallest quantity, so I'm going to write 175 grams। Then the next smallest quantity is what? 0.8 kg, Yes, so 0.8 0.8 kg. kg। Then then 1500 gram, 1.5 kg. no sorry, 1 yeah 1.5 नहीं kg, ठीक है? So I'm going to write 1500 grams। नहीं, 1.2 नहीं होगा, 1.5। 1.2 है, हाँ, 1.2 1.2. kg। 1.2 है, फिर इसके बाद 1500 ग्राम्स है, फिर इसके बाद 1500 grams है, गुड। और इसके बाद फिर लास्ट इसके में बाद 2 kg है। 2 kg 2 है, ठीक kg. ठीक है? this is going to be your final answer and you are going to get 1 marks for this। समझ में आया? अब इसी तरीके से you can be asked to order many different quantities। ये तो मास था ना, ठीक है? लेंथ्स, डायमेंशंस को भी रीअरेंज करने के लिए कहा जा सकता है, वॉल्यूम को भी ऑर्डर करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है? और डेसिमल वैल्यूज को भी ऑर्डर करने के लिए कहा जा सकता है। सो ओवर हियर आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, पर जब हम पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको यू विल गेट द फील ऑफ इट। Ordering decimals, question number 16, put these decimals in order of size smallest first। So all of these values are smallest, all of these values are in decimal। Now you need to rearrange it, ठीक है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.0059. यस, सब। फिर नेक्स्ट 0.046. नहीं, 0.012 होगा ना? 0.012। फिर दिस इज द वैल्यू, फिर दिस इज द वैल्यू, ठीक है? आई एम राइटिंग द 0.4. नंबर्स वेयर इज यू आर गोइंग टू बी रीअरेंजिंग इट इन एग्जाम। सही, इजी। अब
you might be asked to order fractions as well. Which is bigger, 3/4 या 5/6? अब इसको कैसे आप चेक करोगे? You won't be having calculator, okay? So calculator में जाके जल्दी जल्दी decimal value चेक नहीं करनी हमने. Which is the bigger fraction, 3/4 या 5/6? Now कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम कहते हैं कि सर हम इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं. बात सही है, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको पता तो चल जाएगा, बट इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. तो the better way of solving these types of simple question is going to be ke you are going to have the common denominator so that you can compare the fractions. So if I have two fractions, 3/4 and 5/6, okay, how can I make the denominators common? Would you agree that the denominator is going to be common if I multiply this by 6 and this by 4? Yes? Yes. 24. तो मुझे इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So now out of 24 I have 18 and now out of 24 I have 20. So which one is bigger? Acha, also please keep this thing in mind that your fraction is going to be bigger when you have the maximum, when you have a greater numerator. Denominators are same hai na? Denominators are going to be same. So it is going to be the battle between the numerators. The larger the numerator, the bigger the fraction. So as per your understanding, which is going to be the bigger fraction? 5/6. Yes, 20/24 is much bigger than 18/24. So 20/24 was 5/6. So this is the bigger fraction. Now, if you get this idea, can you guys arrange the fractions in question number 18, starting with the smallest first? You're going to make the denominators common. सर लेकिन इसमें सिर्फ 2 थे, अब इसमें 5 है, लेकिन जैसे सबके डिनोमिनेटर्स एक ही पहले कर को मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा 20 है, ठीक है? तो और हर सारे डिनोमिनेटर्स आर द मल्टीपल आर द फैक्टर्स ऑफ 20. सो मुझे पता है 10 times 2 is 20, 4 times 5, 20 times 1, 5 times 4 and 2 times 10. ओके सर, सही है. So और जो नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर exactly मल्टीप्लाई हो रहा है. Exactly. So I'm going to now have 6/20, 5/20, 9/20, 8/20, and this one is 10/20. So now you give me the numbering. सबसे you need to start with the smallest. So numerator सबसे छोटा किसका है? 5/20. सर एक मिनट कर रहा हूँ. Okay. Okay, done. Yes. So I have ordered it for you as well. Now, but as a final answer, you are going to write 5/20 का corresponding fraction था 1/4. That is the smallest. Then you are going to write 3/10. Then you are going to write 2/5, 9/20, and 1/2.
ठीक है, that is going to be your answer. Okay, now what you see in front of you is different types of numbers. कुछ percentage है, कुछ decimal है, कुछ fractions हैं. ठीक है, please try this out. Now my advice to you is gonna be that try to convert in this question, try to convert everything into decimal. ठीक है, so 3/4 decimal में कितना होता है? 0.75. सुलेमान 3% को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 3 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगी डेसिमल में आपको बताता हूँ सर। हाँ, तो 3/100 क्या वैल्यू निकलेगी? जल्दी से कैसे करोगे? इफ एनीथिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय 100 तो इसके डेसिमल को 2 यूनिट्स पीछे कर दो. ठीक है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 0.03. ये टेक्निक पता होनी चाहिए. ठीक है, फिर है 0.41. अच्छा, 11/40 के लिए हमें डिवीजन करनी पड़ जाएगी यार. 40 times 2 is 80. This is going to be 30. There's 0. So 40 times 7 is going to be 280. फिर आ जाएगा 20. फिर 5. So this is going to be 0.275 and this is 0.35. सारे डेसिमल में आ गए. अब starting with the smallest first, you are going to mark it. So the smallest value is 0.03. ठीक है. The second is going to be 0.03 is 0.275. so 11/40 is नहीं, going to be the second value. Yes. yes. फिर ये 3, 4 and this is the largest value. ठीक है. अच्छा यार, as far as the next thing is concerned, number operation, I just want you to read this. मतलब इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. इस ग्रेड 6 और 7 में करवाया, 6 में करवाया जाता है या उससे भी पहले. तो जस्ट हैव अ लुक एट इट. बॉड मास पता है ना सबको? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसके बाद डिवीजन हो गई, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है. बस ये सारी बातें लिखी हुई. अच्छा guys, there is a typo over here, please correct this. This is plus की sign. +2 plus of -5 is going to give you -3. सही. मुझे इसमें तो कुछ चीज समझानी नहीं है, ये समझानी है तो बता दो. We can have a look at it as well. सर कभी कभी मुझे डिवीजन में बस मसला होता है. क्या मसला होता है, शेयर करो. जैसे कि मुझे डिवीजन में कभी कभी ये समझ नहीं आता. जैसे डिवीजन में कभी मैं ये भूल जाता हूँ कि अगर सेम साइन हो तो मतलब के माइनस माइनस हम अब तो नहीं है. जैसे कि पहले हम तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी वही साइन लगेगा ना. कहाँ पे? सब में. नहीं अगर सब देखो, +14 एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो तुम कह रहे हो वो बात सही है. जो लार्जर नंबर होगा उसकी साइन होगी. But when we talk about multiplication and division, then we will have to focus on the signs. Like if two positive quantities are being multiplied together, the end result is going to be positive. And if two negative quantities are being multiplied together, we know that minus minus plus hota hai, so the product of these two numbers is going to be positive. However, if you have one positive and one negative,
प्लस माइनस माइनस होता है, यू आर गोइंग टू गेट -10। ठीक है, अब जो तुम कह रहे थे कि अगर मैं ये करूं कि -2 रखूं एंड आई एम सेइंग दैट -2 मल्टीप्लाई बाय +5, तो तुम कहोगे +10 या -10? -10, क्यों क्योंकि -10? प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। यस, अब देखो जो तुम कह रहे थे ना कि सर साइन बड़े नंबर की, तो बड़े नंबर की साइन तो हाँ, पॉजिटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है। सो दैट व्हाट नहीं यू वर वो सेइंग, साइंस तो बाकी तो याद हो गई है कि हाँ, प्लस प्लस what you प्लस were होगा saying, प्लस। what you were saying is applicable for the addition of integers and subtraction of integers only. सही है? ठीक है जी। Okay. So I want you to work this out. कौन से करोगे यार? एक काम करो, ए कर लो, सी कर लो, ठीक है? जल्दी से ए और सी करो, मुझे आंसर बता दो, and then we are going to move on. सर पार्ट ए का -2 आएगा। Sorry? पार्ट ए का -2 आएगा। पार्ट ए का तो -4 आना चाहिए था। चलो वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले 4 - 5 + 3 - 6, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? What you do is you can you go for addition, okay? So these are the two terms being added. So 4 + 3 is going to give you 7, -5 - 6 is going to give you -11, and what is 7 - 11? -4. ठीक सर है? सी में ए का तो -4 और सी का +9। So this was A का -4 और C का 3। ओके, +9। सबसे पहले वी गो फॉर डिवीजन, ठीक है? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अब ये आपकी मर्जी है, अब आप ब्रैकेट कहाँ बनाते हो। इफ आई गो फॉर दिस थिंग, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी -3 × -6, that is going to be +18 divided by -2. So 18 divided by -2 is same as saying 18 upon -2, which is -9. Okay? तो जरूरी है ये बोर्ड में, मतलब कि जैसे डिवीजन पहले करें या डायरेक्ट हम खुद कर लें, मल्टीप्लाई पहले ले लें? यार इस केस में तो आंसर स्टिल इज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज -6 डिवाइडेड बाय -2 करते यू आर स्टिल गोइंग टू नहीं गेट। लेकिन हाँ नहीं वैसे ही, मतलब इसका अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपकी यही तरीके से करें, पहले डिवीजन ले या मतलब डायरेक्ट कर ले यार पहले मल्टीप्लाई डिवीजन लेके? लो तो बेहतर है, हाँ पहले डिवीजन लो तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा यार, अब यार दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अब इसमें देख लो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है दैट यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विद, प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन 22 ऑनवर्ड्स चेक करो, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा पार्ट है दैट यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विद, या समझ में आ रहा है ये? बिकॉज ये तो वो बेसिक स्टफ है ना, तो अगर आप लोग बोलोगे तो आई कैन स्किप दिस। बट याद रहे, यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज विदाउट द कैलकुलेटर, so you must have a good simplifying strategy to do that. समझ आ रहे हैं सारे। सही, सुलेमान पे आप भी बताओ। सही सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। Okay, now we are going to study ratios, ठीक है?
रेशो, अब if we are comparing two quantities and then simplifying it in ratios, so for example if you want to find the ratio of 1 milliliter is to 1 liter, the first thing that you are going to do is you will, before you simplify this, you need to make sure that the units are same. So is there a way to change milliliter to liter or liter to milliliter? 1 liter is equivalent to how many milliliters? क्या आप दोनों में से किसी को पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? यस और नो? हाँ यार, आर यू गाइस फॉलोइंग? 1000 होंगे। 1000 होंगे, ठीक है। सो 1 लीटर हैज 1000 मिलीलीटर्स। सर ओके, वापस समझा दे, मैं असल में लीव हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। 1 मिलीलीटर टू 1000 लीटर का रेशियो मालूम करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर टू 1 लीटर का जो रेशियो होगा दैट इज गोइंग टू बी, हमें पता है कि 1 लीटर में देयर आर 1000 ml। तो 1 मिलीलीटर, अब आई एम डूइंग द वर्किंग फॉर दिस पार्ट, मिलीलीटर को मैं ml लिख रहा हूँ। 1 ml इज टू 1 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। So I'm going to cancel off the ml signs, ml units, and the ratio is going to just come out to be 1 is to 1000। यानी कि कहाँ 1 मिलीलीटर और कहाँ पे 1000 मिलीलीटर in 1 liter। So ratio जो होता है ना, that is used to basically when something is divided into number of parts, then you use the ratios to compare those parts, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर और 1 लीटर के बीच में रेशियो निकालना था। लीटर और मिलीलीटर के यूनिट्स सेम होने चाहिए, तब जाके आप सिंप्लीफाई कर सकोगे। तो आंसर इज गोना कम आउट एज 1 is to 1000। अब ये सेकंड पार्ट देखो, 1 किलोग्राम टू 200 ग्राम। तो 1 किलोग्राम और 200 ग्राम में कितना रेशियो है, क्या रेशियो है? सो उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट द टू बोथ यूनिट्स आर सेम। सो 1 किलोग्राम में मुझे पता है 1000 ग्राम्स होते हैं, तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस 1000 ग्राम बाय 1000, 1 kilogram by 1000 grams, or you need to compare it with 200 grams. So gram is going to cancel out. अच्छा, यहाँ पे you can further simplify this as well. Try to treat this as a fraction, 1000 upon 200. So 10 upon 2 is 5, 5 upon 1. So the ratio is simply going to be 5 is to 1, because 200 times 1 is 200 and 200 times 5 is 1000. So the ratio is going to come out as 5 is to 1. ठीक है, यहाँ तक इजी है। सर कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट अगेन? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। अभी मुझे रेशियो मालूम जो करना है, आई नीड टू कंपेयर 1 किलोग्राम इज टू 200 grams, दैट्स द रेशियो। नाउ आई कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस in its lowest term until and unless I make sure that the units are same. So मुझे किलोग्राम को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, और किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम में there are 1000 grams. So 1 kilogram will have 1000 grams. 1000 gram is to 200 gram. This is the ratio. So if I want to express my answer in its lowest term, I need to simplify this further. If the units are same, you're just going to simplify the numbers out. So you have to treat this as a fraction. 1000 is to 200 का same मतलब है 1000 divided by 200. So the value is going to come out as 5 upon 1, which you can write as 5 is to 1. क्योंकि अगर simplify भी करोगे, so 200 times 1 is 200, 200 times 5 is 1000. So the ratio comes out to be 5 is to 1. ये कह रहा था मैं। ठीक है सर। ठीक है। Now there are some ratios that are in the form of 1 is to n. 1 is to n का मतलब यही होता है कि the units first number should be 1 and then the rest number. So अगर मुझे 2 upon 5 को 1 is to n में represent करना है, which means कि I am
what I'm trying to do is I want to express among these two numbers, one of the number needs to be 1. तो अगर 2:5 है तो 1:2 क्या होगा? ठीक है, ये फाइंड करना है. So 1:n. Now what should be this value of n? तो बेसिकली मुझे इस साइड पे 1 करने के लिए would you agree कि मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाके 1 होगा. So if I am doing this on one side, I have to do this on the other side तो as well. सर वो डिवाइड बाय 5 भी तो हो सकता है, ये जो दूसरा नंबर है वो भी तो 1 हो सकता बट है. डिवाइडेड बाय, हाँ, अब सुलेमान ने अच्छा क्वेश्चन पूछा. अगर डिवाइड बाय 5 करता हूँ मैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि दिस इज गोना बी 2/5:1. मुझे आंसर देना है 1:n में, नॉट n:1 में. यानी कि the number 1 should be on the left hand side. So the first number needs to be divided by itself. Do you understand now? You need to divide Yes. this by 2 and this by 2. So the answer is going to come out as 1:2.5. That is the ratio in 1:n. यानी कि अगर मैं इसका 1 यूनिट लूंगा तो उसके मुझे 2.5 यूनिट लेने पड़ेंगे. I will have to take 2.5 units. अब 8 मिलीमीटर to 3 सेंटीमीटर, सही है. So पहले तो आप यूनिट्स कंसिस्टेंट करोगे. 3 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे? पहले तो ये बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 1000. नहीं भाई, 1 सेंटीमीटर में देयर आर 10 मिलीमीटर्स. सॉरी मैं किलोमीटर को कर लिया. कोई बात नहीं. तो 1 सेंटीमीटर में देयर आर 10 millimeters. So 3 centimeter में there are going to be 30 millimeters. Now the units are same. I can get rid of the units. The ratio comes out to be 8:30. Now I was asked to express the answer in 1:n. So I'll have to divide both sides by 8. So 8/8 is 1. 1:5. And 30/8 is, no, 30/8 is 4. Sorry. So 30 divided by 8 करके चेक करोगे ना तो आपको मिलेगा 3.75. सही. So that's the ratio. अब I want you to try part C on your own. मुझे बताओ क्या आंसर होगा part C का. सर उसमें 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर था, तो ये 1 किलोमीटर 100 मिलीमीटर होगा. 1 किलोमीटर में there are 1000. अच्छा, okay guys, 1 किलोमीटर has 1000 meters. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10. So ये होगा आंसर. 1 kilometer actually has 1 2 3 4 5 6 these many millimeters. Okay, so if you have 1.25, you're going to multiply 1.25 by 1 2 3 4 5 6. That is called 1 million. ठीक है, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करोगे, so you're going to get 125 and then 4 zeros. Okay, so 25 millimeter corresponds to a value of 12540 millimeters. अब जाके यूनिट कंसिस्टेंट हैं. I'm going to get rid of them and I'm going to divide everything by 25 because मुझे लेफ्ट साइड पे 1 चाहिए.
So what is 125? This is going to be 12,50,000 divided by 25. What is this value coming out? $50,000. 50,000. That's correct. Okay. So you guys get this, okay? We are going to look at, I'm going to try to look at one more question for today. All right. So now we are discussing the scale diagram. Basically, if I want to uh, draw something on a piece of paper that is going to be a model of what I want in actual. So let's say if I want to make uh, a hotel in actual, first of all, I need a model for it. So the architects are going to start with different types of sketches that are going to look identical, that are going to look similar to what I want in actual. So you can say that the entire hotel is gonna be scaled down on the piece of paper. Okay. So there are two things now. The measurement that is in actual and the measurement that is on a piece of paper. So it has to follow a certain ratio so that I get the exact same shape in actual as well. If I am the architect and I want to, let's say, design a room, so the dimensions in actual is going to be going to have to be scaled down unanimously. All dimensions have to be scaled down on a piece of paper. मैं ये नहीं कर सकता कि अगर लेंथ को मैं 50 टाइम्स छोटा कर रहा हूँ पेपर पे तो मैं हाइट को 20 टाइम्स छोटा करूँ, नहीं, वो हाइट भी 50 टाइम्स छोटी होगी, रूम की लेंथ भी 50 टाइम्स छोटी होगी और विड्थ भी 50 टाइम्स छोटा होगा. So the idea is that the scale factor is gonna be same. It has to follow a certain ratio. ठीक है? So now what I'm trying to take you towards is कि this is your scale. कि a map is drawn to a scale of 1 centimeter to 2 kilometer. इसका मतलब है कि 1 centimeter की line on a piece of paper will actually represent a distance of 2 kilometer in actual. So on a map, the distance between these are let's say two towns. ठीक है? तो मैंने एक मैप बनाया हुआ है जिसपे इन दो शहर का डिस्टेंस जो है that is 5.4 centimeter. Obviously, शहरों का distance cannot be in centimeter, but it's just on a piece of paper. Okay? It's just on a piece of paper that the distance between A and D is 5.4 centimeter. So what is the real distance in kilometers? So I'm going to use the scale now. The scale says 1 centimeter represent 2 kilometers. All right, 1 centimeter represent 2 kilometers. So on map, there is one map value and there is one actual value. So the ratio between map and actual is 1 centimeter on map represent 2 kilometers on actual. So I want to find the real actual value of the distance between these two towns whose distance on a piece of on a map is represented by 5.4 centimeter. So what is this value going to be? So the way you're going to solve this ratio is, would you agree that if the distance is increasing, okay, then this value must also be higher than 2 kilometers. Would you agree with this? Yes. So we can just go for cross multiplying. Okay, this is also called direct proportional.
meaning if one quantity gets increased, the other quantity also gets increased. So you can say it is proportional. Direct proportion मैं बाद में बताऊंगा. This you can say for now that these quantities are proportional. If the distance on the map is going to increase, then the distance on the actual is going to increase as well. So you can just cross multiply and find out the answer. 5.4 into 2 is equal to 1 into x. So x is going to come out as 5.4 into 2. What is 5.4 into 2? 10.8. 10.8. ठीक है, तो 10.8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा रियलिटी में. तो जो दो टाउन के बीच में 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इन एक्चुअल इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 10.8 किलोमीटर्स. ओके, जल्दी से पार्ट बी भी देखते हैं, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डे. द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन इज 7.8 किलोमीटर. तो असली में ये जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन ए और लेट्स से स्टेशन बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 7.8 किलोमीटर. तो मेरे मैप पे जो कि पेपर पे है, मुझे कितने सेंटीमीटर्स की लाइन बनानी पड़ेगी उसके लिए? तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियो, द स्केल, दैट इज the ratio of map is to scale is 1 centimeter represent 2 kilometers. So if I want to represent a distance of 7.8 kilometer, how long must the line be on paper? ठीक है, again you are going to cross multiply. 2 multiplied by x equals to 7.8 multiplied by 1. So x value is going to come out as 7.8 divided by 2, which is what is 7.8 divided by 2? Guys, 3.9. Are you guys with me? 3.9 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है, यानी कि I'll take a ruler, अपने मैप पे दो स्टेशंस को मैं 3.9 सेंटीमीटर की लाइन से कनेक्ट कर दूंगा. तो मुझे पता होगा कि 3.9 ये जितना फासला मैप पे दिख रहा है, असल में it is going to be 7.8 किलोमीटर का डिस्टेंस between the two stations. Do you get this? Yes. Okay. What about you, Nawal? Is that clear? Nawal, you there? Okay. Suleiman, कोई क्वेश्चन? जी सर, समझ आ गया. ठीक है. No sir. तो कल की क्लास में फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.